इतिहास गवाह है। भोपाल गैस त्रासदी एक रात जिसने लाखों जिंदगियों की दिशा बदल दी। इतिहास की किताबों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं, इंसानी आंसुओं और बेबसी से लिखी जाती हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे भयावह घंटे बनने वाले हैं। एक तरफ पूरा शहर नींद में था, दूसरी तरफ एक फैक्ट्री के भीतर ऐसा रासायनिक खतरा जन्म ले चुका था जिसकी चपेट में आने वाला था पूरा का पूरा भोपाल। आधी रात के बाद हवा में एक जहरीली गैस घुलने लगी, लोगों की आंखों में जलन होने लगी, सांस लेना मुश्किल होने लगा और देखते ही देखते सड़कों पर चीख पुकार मच गई। लोग अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि जिस हवा से बचने के लिए वे भाग रहे थे, जहर उसी हवा में घुल चुका था। यह सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, यह वो त्रासदी थी जिसने दुनिया को दिखा दिया कि विकास की कीमत अगर इंसानी जिंदगी बन जाए तो इतिहास उसे कभी नहीं भूलता है। यही है वो कहानी जिसका गवाह है आज भी भोपाल। नमस्कार, इतिहास गवाह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसे दुनिया भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानती है। एक अमेरिकी कंपनी का कीटनाशक कारखाना, मुनाफे की अंधी दौड़ और सुरक्षा से खिलवाड़, नतीजा आधुनिक मानव इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना। आइए चलते हैं आज से ठीक 42 साल पीछे, साल 1984 के उस खौफनाक मंजर में। कैसे हुई इतनी बड़ी त्रासदी? कहानी शुरू होती है साल 1969 से। भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का दौर था। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए भारी मात्रा में कीटनाशकों की जरूरत थी और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1980 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के घने रिहायशी इलाके के पास एक प्लांट लगाया। तब भोपाल आज के मुकाबले कहीं छोटा था और शहर के बीचों बीच मौजूद यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक फैक्ट्री थी। यहां सेविन नाम का एक कीटनाशक बनाया जाने लगा। फैक्ट्री में कीटनाशक बनाने के लिए कई बेहद खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता था। इनमें से एक था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC। MIC बेहद जहरीला और अत्याधिक प्रक्रियाशील रसायन था। लेकिन 1984 आते आते कंपनी का घाटा बढ़ने लगा, कीटनाशक की मांग कम हो गई और यहीं से शुरू हुआ लापरवाही का वो सिलसिला जिसने इस कारखाने को एक टाइम बम में बदल दिया। 2 दिसंबर की रात फैक्ट्री में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन फैक्ट्री के एक टैंक में MIC मौजूद था। रात बढ़ती गई, फिर टैंक नंबर 610 में पानी पहुंचने की वजह से खतरनाक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई। टैंक का तापमान और दबाव तेजी से बढ़ने लगा। फैक्ट्री के सुरक्षा इंतजाम इस बढ़ते खतरे को रोक नहीं पाए। रात करीब 12 बजे के बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे और फिर जहरीली गैस फैक्ट्री से बाहर निकलने लगी। भयानक रात जब हवा बन गई जहर। इतिहास गवाह है, जब कॉरपोरेट घराने सुरक्षा लागत में कटौती करने लगते हैं, कीमत मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है।
यूनियन कार्बाइड ने खर्च बचाने के लिए कई अनुभवी इंजीनियर्स को नौकरी से निकाल दिया। सुरक्षा के जो बड़े अलार्म और सिस्टम थे वो एक के बाद एक करके या तो बंद कर दिए गए या फिर खराब पड़े रहे। यहां तक कि गैस को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन प्लांट भी बिजली का बिल बचाने के लिए बंद था। मौत का सामान तैयार था, बस एक चिंगारी की कमी थी। 2 दिसंबर 1984 की रात के लगभग 11 बज चुके थे। कारखाने के टैंक नंबर 610 में रूटीन सफाई के दौरान पानी का रिसाव हो गया। टैंक के भीतर का तापमान और दबाव तेजी से बढ़ने लगता है। आधी रात करीब 12 बजे केमिकल रिएक्शन इतना तेज हो गया कि टैंक का सेफ्टी वाल्व फट गया और हवा में रिलीज हो गई 40 टन जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। भोपाल के लोगों के लिए यह कोई सामान्य रात नहीं थी। यह गैस हवा से भारी थी और इसीलिए जब आसमान में जाने की बजाय जमीन की सतह पर कोहरे की तरह यह गैस फैलती चली गई। जेपी नगर और कारखाने के आसपास की झुग्गियों में सो रहे लोगों को अचानक लगा कि जैसे उनकी आंखों में किसी ने मिर्च झोंक दी हो। पहले आंखों में जलन हुआ, फिर गले में जलन हुई, फिर सांस लेने में तकलीफ और देखते ही देखते लोग जमीन पर गिरने लगे। कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। किसी ने सोचा धुआं है, किसी ने समझा कि आग लगी है, लेकिन असली खतरा दिखाई दे नहीं रहा था। वो हवा में था, जहर हवा में घुल चुका था। लोग घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर निकलते ही जहरीली गैस और उनके फेफड़ों में पहुंच रही थी। सड़कों पर भगदड़ मच चुकी थी। माएं अपने बच्चों को उठाकर भाग रही थी। लोग आंखों पर पानी डाल रहे थे ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। कई लोग सांस लेने के लिए जमीन पर लेट गए और अस्पतालों की तरफ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन अस्पतालों के पास भी इस तरह की आपदा से निपटने की तैयारी नहीं थी। डॉक्टर्स को भी शुरुआत में पूरी तरह से पता ही नहीं था कि किस जहरीले पदार्थ ने शहर को अपनी चपेट में लिया है। फिर 3 दिसंबर की सुबह हर तरफ मौत का सन्नाटा था। 3 दिसंबर की सुबह भोपाल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। सड़कों पर लोग बेहाल थे, घरों के दरवाजे खुले थे, जहां पर ना कोई चोरी का डर था, ना किसी हादसे का। कई जगह परिवार प्रभावित हो चुके थे। सबसे ज्यादा असर उन इलाकों पर पड़ा जो फैक्ट्री के आसपास बने थे, जहां पर गरीब और मजदूर वर्ग के हजारों परिवार रहते थे। कई लोग रात में सोते सोते जहरीली गैस की चपेट में आ गए और कई लोग भागते भागते सड़क पर ही गिर जा रहे थे। सोचिए क्या मंजर रहा होगा उस वक्त का। जानवरों पर भी इसका भयानक असर पड़ा। सड़कों पर मवेशियों और उनके अन्य जानवरों के शव दिखाई देने लगे। भगदड़ इस तरह की मची थी कि लोग सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते नजर आए और ऐसे में पीछे छूट गए वो तमाम बेजुबान जानवर जो कहीं जा नहीं सकते थे। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लगातार मरीजों का इलाज कर रहे थे, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा शहर मानो एक विशाल आपातकालीन वार्ड में बदल गया हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तत्काल हजारों लोगों की मौत हुई थी और बाद के वर्षों में गैस से जुड़ी बीमारियों और उसके दीर्घकालिक प्रभाव के कारण मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। लाखों लोग इस त्रासदी से किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपनी रोशनी खोई, किसी ने अपनी सांसें और किसी ने पूरी जिंदगी बीमारी के साथ में बिताई। आखिर किसकी गलती से हुई थी इतनी बड़ी गैस त्रासदी? भोपाल गैस त्रासदी की बात में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई। जांच में सुरक्षा व्यवस्था, रखरखाव, संचालन और आपातकालीन तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल उठे। फैक्ट्री में मौजूद सुरक्षा प्रणालियों की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए। एमआईसी जैसे बेहद खतरनाक रसायन को बड़ी मात्रा में रखने की व्यवस्था पर भी बहस हुई। सबसे महत्वपूर्ण सवाल था
क्या इतनी बड़ी औद्योगिक इकाई के आसपास रहने वाले लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं थी? किसी आपात स्थिति में उन्हें करना क्या चाहिए? क्या प्रशासन पूरी तरह से तैयार था? क्या फैक्ट्री के सुरक्षा मानक पर्याप्त थे? और अगर कोई खतरा पैदा होता तो क्या उसे समय रहते रोका जा सकता था? ये तमाम सारे सवाल उस वक्त उठे। भोपाल की तराजी ने इन सवालों को पूरी दुनिया के सामने रखा, क्योंकि ये हादसा सिर्फ फैक्ट्री की चार दीवारी के भीतर नहीं हुआ था। इसका असर फैक्ट्री से बाहर निकलकर पूरे शहर तक पहुंच गया था। फिर जिम्मेदारी और न्याय की एक लंबी लड़ाई चलती है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद पीड़ितों के लिए दूसरी लड़ाई शुरू हुई, इंसाफ की लड़ाई। हजारों परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। लाखों लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। लोगों ने मुआवजे की मांग की, जिम्मेदारी तय करने की मांग की और न्याय की मांग की। मामला अदालतों तक पहुंचा। भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच में मुआवजे को लेकर कानूनी लड़ाई चलती है। 1989 में भारत की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यूनियन कार्बाइड के साथ में $470 मिलियन के समझौते की घोषणा होती है। लेकिन पीड़ितों के बीच में यह सवाल लंबे समय तक बना रहा, क्या इस रकम से उस नुकसान की भरपाई संभव है जो एक परिवार ने अपना सदस्य खोकर उठाया था? क्या पैसे से किसी मां को उसका बच्चा वापस मिल सकता है? क्या किसी बच्चे को उसके माता पिता वापस मिल सकते हैं? और क्या आने वाली पीढ़ियों पर पड़े स्वास्थ्य प्रभावों की कोई कीमत तय की जा सकती है? भोपाल में इंसाफ की लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं, सड़कों पर भी जारी रही। पीड़ितों और सामाजिक संगठनों ने वर्षों तक प्रदर्शन किए। उनकी मांग थी जिम्मेदारी तय हो, मुआवजा मिले और पीड़ितों को बेहतर इलाज मिले। फिर वॉरेन एंडरसन और सबसे बड़ा सवाल, भोपाल गैस त्रासदी के बाद में यूनियन कार्बाइड के तत्कालीन चेयरमैन और सीईओ वॉरेन एंडरसन का नाम भी इस मामले से जुड़ा। दिसंबर 1984 में भारत आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिली और वो भारत से बाहर चले गए। इसके बाद उनकी भारत वापसी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लंबे समय तक विवाद का विषय बनी रही। भोपाल की पीड़ितों के लिए यह सवाल हमेशा जिंदा रहा, इतनी बड़ी त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? क्या सिर्फ फैक्ट्री, क्या सिर्फ अधिकारी और क्या सिर्फ कंपनी, या फिर वो पूरी व्यवस्था जिसमें सुरक्षा से ज्यादा अहम उत्पादन और लागत बन गए? वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बावजूद भोपाल के लोगों के मन में न्याय को लेकर सवाल बने रहे। हादसा खत्म हुआ, लेकिन त्रासदी नहीं। भोपाल गैस त्रासदी की सबसे भयावह बात सिर्फ ये नहीं थी कि उस रात हजारों लोगों की मौत हुई। सबसे भयानक बात यह थी कि उस रात के बाद भी त्रासदी खत्म नहीं हुई। गैस के संपर्क में आए लोगों में लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रही। आंखों, सांस और दूसरे स्वास्थ्य प्रभावों को लेकर पीड़ितों ने वर्षों तक इलाज कराया। फैक्ट्री परिसर और उसके आसपास के पर्यावरण को लेकर भी लंबे समय तक चिंता और विवाद बने रहे। एक पूरी पीढ़ी ने उस रात का असर झेला और भोपाल की अगली पीढ़ियों तक भी उस त्रासदी की याद पहुंची। इसीलिए भोपाल गैस त्रासदी को सिर्फ एक रात का हादसा कहना शायद अधूरा होगा। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसके निशान दशकों तक दिखाई देते रहे। दुनिया ने भोपाल से क्या सीखा? भोपाल ने दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन विकास के साथ में सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी। खतरनाक रसायनों से जुड़ी फैक्ट्रियों के लिए मजबूत सुरक्षा मानक, आपातकालीन योजनाएं, स्थानीय लोगों को जानकारी और प्रशासन की तत्काल प्रतिक्रिया, इन सब की अहमियत भोपाल के बाद और ज्यादा समझी गई। भोपाल ने यह भी दिखाया कि किसी औद्योगिक दुर्घटना का असर सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता है।
अगर सुरक्षा में चूक हो तो उसकी कीमत पूरा का पूरा शहर चुका सकता है। 2 दिसंबर 1984 की वो रात गुजर गई, लेकिन उसका दर्द आज भी बाकी है। भोपाल की गलियों ने उस रात मौत को करीब से देखा था। हजारों परिवारों ने अपनों को खोया, लाखों जिंदगियों पर असर पड़ा और दुनिया ने सीखा कि तकनीक और उद्योग जितने ताकतवर होते हैं, उनके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। भोपाल गैस त्रासदी आज भी एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। इतिहास गवाह है कि जब जब इंसानी जान की कीमत को मुनाफे के तराजू में तौला जाएगा, तब तब भोपाल जैसी त्रासदियां दोहराई जाएंगी। क्या इंसानी जिंदगी की कीमत किसी भी मुनाफे से कम हो सकती है? इतिहास का जवाब है नहीं, क्योंकि हादसे वक्त के साथ भुलाए जा सकते हैं, लेकिन उनसे मिली सीख को भूलना एक और त्रासदी को न्योता देना है। भोपाल की वो चीख आज भी हमसे सवाल पूछ रही है, क्या विकास की कीमत मासूमों की सांसें देकर चुकाई जाएंगी? इतिहास गवाह है कि आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत 24।